नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक की, कृषि कानून वापसी पर शुरू हुए विवाद की, जानेंगे कांग्रेस से क्यों दूरी बना रही है टीएमसी, क्यों रद्द की गई यूपी टेट की परीक्षा, बात करेंगे पीएम मोदी के मन की बात की, सीजेआई की सरकार को सलाह की और बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र द्वारा जारी किए गए अलर्ट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी को क्लीन स्वीप, 334 में से 329 सीटों पर हासिल की जीत। सीपीएम को 3 और टीएमसी को मिली 1 सीट। पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बने राष्ट्रपति। योग को पंथ और संप्रदाय की सीमा से परे बताया। विश्व के हर क्षेत्र और साम्यवादी सहित हर विचारधारा के लोगों ने इसे अपनाया। कई और देशों में फैला कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, जर्मनी, ब्रिटेन में मिले नए मरीज। इजरायल ने भी देशों के नागरिकों के लिए बंद किए अपने दरवाजे। रोमांचक हुआ कानपुर टेस्ट, अंतिम दिन न्यूजीलैंड को जीत के लिए बनाने हैं 280 रन। भारत को चाहिए 9 विकेट। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने 4 रन पर 1 विकेट खोया। भारत ने 7 विकेट पर 237 रन बनाकर घोषित की दूसरी पारी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 29 नवंबर से संसद सत्र शुरू हो रहा है। इससे एक दिन पहले सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई। मोदी सरकार की कोशिश है कि जिस तरह का नजारा संसद के मॉनसून सत्र में दिखाई दिया था, उस तरह की स्थिति शीतकालीन सत्र में ना दिखाई दे। इसलिए सरकार की ओर से विपक्ष को साधने की कोशिश की गई। बैठक में पार्टियों की ओर से कई सुझाव दिए गए, साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। तो क्या हुआ बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावों से पहले होने वाला संसद का शीतकालीन सत्र हर लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस सत्र से एक दिन पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में नए कृषि कानूनों की वापसी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कम से कम 15 से 20 मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी पार्टियों ने केंद्र सरकार से कहा कि एमएसपी और इलेक्ट्रिक बिल पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, साथ ही एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। खड़गे ने कहा कि बैठक में महंगाई, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी, किसानों के मुद्दे और कोरोना सहित कई मुद्दों को उठाया गया। सभी दलों ने मांग की कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार किसी को बोलने नहीं देती और अपनी बात रखने भी नहीं देती। संसद के इसी सत्र में मैंने एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग की। किसान कह रहे हैं कि विद्युत संशोधन विधेयक नहीं आना चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से इसे लिस्ट किया गया। संजय सिंह ने कहा कि मैंने पंजाब में बीएसएफ का दायरा बढ़ाने का मामला उठाया। सरकार जिन्ना जिन्ना कर रही है, जबकि किसान गन्ना गन्ना कर रहे हैं। आप मानने को तैयार नहीं हैं। सांसद को कहीं भी बोलने नहीं दिया जाता। वहीं मीटिंग के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आज सर्वदलीय बैठक में 31 दलों ने भाग लिया। विभिन्न दलों के 42 नेता बातचीत का हिस्सा बने। सरकार हर उस मसले पर चर्चा के लिए तैयार है जिस पर स्पीकर ने मंजूरी दी है। वैसे इस बार संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। सत्र के दौरान विपक्ष कृषि कानूनों के साथ ही पेगासस स्पाईवेयर से फोन टैपिंग के मुद्दे को भी उठा सकता है। विपक्ष की कोशिश है कि सरकार को बैकफुट पर रखा जाए। वहीं सरकार की ओर से विपक्षी चक्रव्यूह को तोड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच किसानों का 29 नवंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित हो गया है। अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें सरकार के रुख की समीक्षा करके अगली रणनीति बनाई जाएगी। पंजाब के किसान संगठनों ने सरकार के रुख पर नरमी बरतते हुए मार्च पर अपना अड़ियल रवैया छोड़ दिया है। इससे भी सरकार ने राहत की सांस ली है, लेकिन देखना होगा विपक्ष सरकार को कोई राहत सत्र के दौरान देता है या नहीं। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के तेवरों ने साफ कर दिया कि वो मोदी सरकार को किसी भी तरह की राहत नहीं देगी। लोकसभा में पहले ही दिन कृषि कानून वापसी का बिल पेश होना है। विपक्ष ने इसकी तैयारी भी कर ली है, लेकिन इस बिल को लोकसभा में पेश करने से पहले ही नया विवाद शुरू हो गया। विवाद उस नोट को लेकर है जो सरकार की ओर से सांसदों को भेजा गया, जिसमें कृषि कानून को अच्छा बताया गया। और तो और क्या इस नोट में लिखा गया है जिस पर विवाद शुरू हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। लगता है कृषि कानून और विवादों का गहरा नाता हो गया है। इन कानूनों की वजह से सरकार किसी न किसी पचड़े में फंस ही जाती है। एनडीए के कई सहयोगियों ने कृषि कानून के विरोध में गठबंधन छोड़ दिया।
बीजेपी को चुनावों में हार मिली। इसके बाद सरकार ने कानून वापस लेने का मन बनाया, तो वो भी बड़े भारी मन से। और अब ये सब झलक रहा है सरकार के उस खत में जो उसने सांसदों को भेजा है। इस नोट में कहा गया है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का सिर्फ एक छोटा सा समूह ही विरोध कर रहा है। समावेशी विकास के लिए सभी को साथ लेकर चलना समय की मांग है। इस नोट पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के दस्तखत हैं। नोट में एक बार फिर से कृषि कानूनों से किसानों को होने वाले संभावित फायदे गिनाए गए थे। साथ ही कई बार की बातचीत के बावजूद सहमति नहीं बनने का सारा दोष किसान संगठनों के सिर भी थोपा गया। इस खत से कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर तीखा तंज कसा। प्रियंका गांधी ने कहा, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। विपक्षी दल इस भाषा को लेकर सदन में जोर आजमाइश कर सकते हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हीप जारी किया है, जबकि भाजपा ने भी अपने सभी सांसदों को व्हीप जारी किया। कांग्रेस को इस मुद्दे पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के भी सांसदों का साथ मिल सकता है, जो सांसदों की संख्या के लिहाज से लोकसभा में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्षी दल कानून वापस लेने में देरी और इस दौरान किसानों की मौत का मुद्दा भी सदन में उठाएंगे। कानून पारित कराते समय सरकार ने कहा था कि इस कानून को लाने का मकसद किसानों का कल्याण करना है, खासतौर पर इससे छोटे किसानों को लाभ होगा। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार कानूनों के फायदे बताए जाने पर भी किसानों ने इन कानूनों को वापस लेने की मांग रखी थी और दिल्ली का घेराव किया था। ये घेराव अब तक चल रहा है। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को लागू करने पर स्टे लगा दिया था, लेकिन सरकार बिलों को रद्द करने तक इसके फायदे ही गिना रही है। कृषि कानून तो वापस हो जाएंगे, लेकिन एमएसपी का क्या होगा? क्योंकि एमएसपी की मांग तो किसान वर्षों से कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से किसानों की एमएसपी की मांग संसद में उठाने की तैयारी है और टीएमसी ने भी कांग्रेस के साथ आने का भरोसा दिया है। लेकिन टीएमसी कांग्रेस के साथ ज्यादा आगे चलने को तैयार नहीं है। तो ममता क्यों कांग्रेस से दिखा रही है दूरी? देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के पीछे क्यों पड़ी है टीएमसी? क्या कांग्रेस को खत्म करना चाहती है ममता? क्या विपक्ष का चेहरा बनने के लिए ममता ने रचा खेल? ये सवाल तब सियासत में उठाए जाते हैं जब टीएमसी बीजेपी के बहाने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है। अब की बार भी पार्टी ने यही किया है। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि गोवा में सभी दलों के साथ सत्तारूढ़ बीजेपी की साठगांठ है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए इतने सालों में कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के एक दिन यहां आने और सड़क पर चलने से कुछ नहीं होने वाला। मैं यहां हर दिन मौजूद हूं। चिदम्बरम यहां एक दिन के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। कांग्रेस हर मुद्दे को उठाती है, लेकिन हमने उन्हें लगातार सवाल जवाब करते नहीं देखा। मोइत्रा ने कहा है कि कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, उसे अब की बार भी चुनाव में हार का सामना ही करना पड़ेगा। टीएमसी नेता के इस बयान से साफ है कि वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को अपना निशाना बना रही है। तीखे तीर छोड़ने के साथ साथ कांग्रेस में सेंधमारी भी कर रही है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फिलेरो कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा चाहे कीर्ति आजाद हो या फिर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे कमलापति त्रिपाठी के पोते राजेश त्रिपाठी हो, सुष्मिता देव और अशोक तंवर, सभी बड़े चेहरे कांग्रेस का दामन छोड़ टीएमसी में एक एक कर शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, त्रिपुरा में तो युवा कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष शांतनु साहा भी टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। ममता बनर्जी जिस तरह से देश के दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है, उससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साफ झलक रही है। ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कांग्रेस को तोड़ मुख्य विपक्षी पार्टी होने का टैग अपने नाम कर रही हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसका दबदबा कायम रह पाएगा। मोदी सरकार के लिए टीएमसी चुनौती बन रही है या फिर विपक्षी एकता के लिए वो चुनौती है? वैसे इस समय सबसे बड़ी चुनौती यूपी में योगी आदित्यनाथ के सामने है। यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार पास होगी या फेल, इसका परिणाम 4 महीने में आने ही वाला है। लेकिन यूपी टेट की परीक्षा का परिणाम कब आएगा ये पता नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है परीक्षा का ही ना होना। परीक्षा टल चुकी है। क्यों टली ये परीक्षा? देखिए इस रिपोर्ट में। आज होने वाली यूपी टेट की 2 शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। इसकी वजह है पेपर लीक होना। परीक्षा से पहले ही गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर में पेपर वायरल हो गया, जिसके बाद इसे रद्द करने का फैसला लिया गया। पेपर लीक मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। वहीं अब इस परीक्षा को 1 महीने के बाद कराया जाएगा।
राजधानी लखनऊ में करीब 99 केंद्रों पर यूपी टेट 2021 की परीक्षा 2 शिफ्ट में होनी थी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक की थी। इसे लेकर पहली शिफ्ट की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का एग्जाम शुरू भी हो गया था। वहीं परीक्षा रद्द होने के बाद दूर दराज से आए अभ्यर्थी मायूस होकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकल आए। इस बार यूपी टेट में 21,65,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस पूरे मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि आज होने वाली यूपी टेट 2021 की परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने दर्जनों संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। जांच जारी है। यूपी सरकार 1 महीने के भीतर परीक्षा दोबारा कराएगी। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। टेट की परीक्षा में पहली बार लाइव सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था की गई थी। इसकी मॉनिटरिंग लखनऊ में हो रही थी। इसका मकसद हर हाल में बिना नकल के परीक्षा कराना था। हालांकि इस दावे की धज्जियां महज घंटे भर के अंदर ही उड़ गई। इस मामले में अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर युवा विरोधी होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक लिस्ट भी जारी की और दावा किया कि ये सभी एग्जाम योगी सरकार में पेपर लीक के चलते रद्द हो गए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि अभ्यर्थियों में भ्रष्टाचार पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टेट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। उन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द होने से 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ। उन्होंने नारा देते हुए लिखा, बेरोजगारों का इंकलाब होगा। इस मामले में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी ट्वीट किया और इस घटना पर हाई लेवल जांच कराने की मांग की। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि सरकार अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि 1 महीने में दोबारा परीक्षा कराई जाएगी और किसी से भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक और परीक्षा रद्द यूपी में कोई पहली बार नहीं हुआ है। योगी शासन के पिछले 4.5 साल में ये 6वां मौका है जब पेपर लीक हुआ हो। 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा, 2018 में यूपी पीसीएल और फिर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसके बाद नलकूप चालक परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2021 में पहले पेट, फिर बीएड और फिर नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ। चुनावों से पहले ये पेपर लीक बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसलिए शायद यूपी चुनावों से पहले ही पीएम मोदी ने खुद को जनता का सेवक बताना भी शुरू कर दिया। पीएम मोदी अब तक देश की जनता के सामने मैं चौकीदार हूं का नारा लगाया करते थे, लेकिन जब से उनकी चौकीदारी को लेकर सवाल उठने लगे, देश में घपले होने लगे, तब से उन्होंने इस नारे पर विराम लगा दिया है। लेकिन अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने मैं सेवक हूं का राग अलापा है। रेडियो कार्यक्रम मन की बात में आज पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता नहीं, सेवा में रहना चाहता हूं, मैं सिर्फ जनता का सेवक हूं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी राजेश कुमार प्रजापति से बात करते हुए इसके फायदे पूछे, तो प्रजापति ने कहा कि मुझे बहुत फायदा हुआ सर, मैं आपको हमेशा सत्ता में देखना चाहता हूं। इस पर पीएम मोदी ने कहा, मुझे सत्ता में जाने का आशीर्वाद मत दीजिए, मैं गरीबों की सेवा के लिए हूं। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं। मेरे लिए ये पद सत्ता के लिए है ही नहीं, सेवा के लिए है। इसी के साथ पीएम मोदी ने बाबा अंबेडकर का जिक्र करते हुए यूपी चुनाव को लेकर दलितों को साधने की भी कोशिश की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि दिसंबर महीने में ही एक और बड़ा दिन हमारे सामने आता है, जिससे हम प्रेरणा लेते हैं। ये दिन है 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि का। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए समर्पित किया था। पीएम मोदी के आज के भाषण से साफ है कि वो चुनाव को साधने के लिए अब सेवक बन गए हैं, लेकिन देखना होगा कि उनकी सेवा से बीजेपी को मेवा मिलता है या नहीं। पहले चौकीदार और अब सेवक देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा रूप जनता को पीएम का ज्यादा प्रभावित करता है। वैसे सरकार कई बार जल्दबाजी कर जाती है, बिना सोचे समझे लोगों से चर्चा के बिना कानून बना देती है। बाद में इसका विरोध सड़क पर दिखाई देने लगता है। इसे लेकर सीजेआई ने सरकार पर तंज कसा है। सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान की रक्षा और व्याख्या के लिए काम करता है।
समय समय पर देश की सरकारों को भी सलाह देता है कि नागरिकों की बेहतरी के लिए क्या काम किया जा सकता है और किन चीजों से बचा जा सकता है। हाल फिलहाल देश में कई कानूनों पर विवाद के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़ी बात कह दी है। सीजेआई एनवी रमन ने कहा है कि कानून बनाने से पहले नेता उससे होने वाले फायदे और नुकसान का आकलन नहीं करते, जिससे विवाद पैदा होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने शनिवार को कहा कि संसद अध्ययन नहीं करती और उन कानूनों के असर का आकलन भी नहीं करती जो कभी कभी बड़े मुद्दों में बदल जाते हैं और नतीजतन न्यायपालिका पर मामलों का ज्यादा बोझ पड़ता है। न्यायाधीशों और वकीलों को संबोधित करते हुए सीजेआई ने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि जो भी आलोचना या बाधा आती है उससे न्याय करने का हमारा मिशन रुक नहीं सकता। हमें न्यायपालिका को मजबूत करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। न्यायपालिका में मामलों के पेंडिंग होने का मुद्दा बहुआयामी है। उम्मीद है कि सरकार इस 2 दिवसीय प्रोग्राम के दौरान मिले सुझावों पर विचार करेगी और मौजूदा मुद्दों का समाधान करेगी। दरअसल सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। सीजेआई ने इसके बाद नए कानूनों के पास करने को लेकर कहा, एक और मुद्दा यह है कि विधायिका अध्ययन नहीं करती या कानूनों के प्रभाव का आकलन नहीं करती जो वह पारित करती है। ये कभी कभी बड़े मुद्दों में बदल जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 की शुरुआत इसका एक उदाहरण है। अब पहले से ही बोझ तले दबे मजिस्ट्रेट पर और बोझ पड़ता है। इस तरह मौजूदा अदालतों को एक विशेष बुनियादी ढांचे के निर्माण के बिना वाणिज्यिक अदालतों के रूप में फिर से ब्रांडिंग करने से लंबित मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देश में कई लोग मानते हैं कि ये अदालतें हैं जो कानून बनाती है और इस धारणा से संबंधित गलतफहमी का एक और सेट है कि अदालतें स्थगन के लिए जिम्मेदार हैं। सीजेआई ने केंद्रीय कानून मंत्री की उस घोषणा की सराहना की है जिसमें सरकार ने न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए की राशि अलॉट की है। देखना होगा शीतकालीन सत्र और आगे आने वाले सेशंस में सरकार इस नसीहत पर कितना ध्यान देती है। और बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना के नए वेरिएंट की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। कई देशों ने साउथ अफ्रीका के लिए अपनी उड़ानें बंद कर दी हैं, तो कईयों ने स्क्रीनिंग की व्यवस्था कड़ी कर दी है। भारत में 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के फैसले पर दोबारा विचार किया जा रहा है। भारत में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ गई है। क्या तैयारियां की जा रही हैं देश विदेश में इस वेरिएंट के खिलाफ, आइए जानते हैं। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई मरीज अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जैसा इस वायरस के बारे में बताया जा रहा है, इसकी फैलने की क्षमता पिछले वेरिएंट से कई गुना ज्यादा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इस नए वेरिएंट पर टीके भी ज्यादा प्रभावकारी नहीं हैं। इस वजह से मोदी सरकार ने नए वेरिएंट वाले देशों को चिन्हित करने और सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे बेहद सतर्क रहें और मास्क पहनने जैसे तमाम कोविड नियमों का पालन करें। कोविड टास्क फोर्स को 24 घंटे निगरानी करने को कहा गया है। पीएम ने टीकाकरण प्रोग्राम की भी समीक्षा की। उन्होंने राज्यों में ये सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन लोगों को पहली खुराक मिल गई है, उन्हें दूसरी खुराक समय पर दी जाए। राज्य सरकारों में भी नए वेरिएंट का डर साफ नजर आ रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और प्रभावित देशों से फ्लाइट्स पर रोक लगाने की मांग की। दिल्ली में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 29 नवंबर यानी सोमवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को बैठक में कुछ अहम फैसले लिए। सीएम शिवराज ने 1 महीने के अंदर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के जरिए प्रदेश में आए लोगों की जांच के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि राज्य में आने वाले सभी विदेशी यात्रियों पर केंद्र सरकार के निर्देश लागू होंगे। डोमेस्टिक ट्रैवलर्स को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज यानी पूरी तरह वैक्सीनेटेड होने पर ही एंट्री दी जाएगी या फिर उनके पास 72 घंटे का RT-PCR टेस्ट हो।
वहीं कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद अफ्रीकी देशों से ट्रैवल बैन करने वालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने कहा है कि वो 8 अफ्रीकी देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाएगा। कनाडा ने भी 7 अफ्रीकी देशों से आने वालों पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, रूस ने भी अफ्रीकी देशों से आने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। सऊदी अरब, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन लगाया है। श्रीलंका भी रविवार को 6 दक्षिण अफ्रीकी देशों के ज्यादातर यात्रियों को अपनी सीमा में प्रवेश देने पर रोक लगाएगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।